So, welcome to everybody. So, this is a new video in the new year. So, Happy New Year to you all. Happy New Year to you all as well. Okay, so we are gonna learn today about verb. So, verb. So, basically हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया. ठीक है, जो सब्जेक्ट की हेल्प करती है बताने में कि वो क्या कर रहा है, या क्या हो रहा है, या क्या घटना हो रही है. सो इसकी डेफिनेशन क्या है? सो अ वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, सो मतलब क्या है इसका? बेसिकली ए वर्ब एक शब्द है या ग्रुप ऑफ शब्द है, कभी सारे शब्द हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, जो बताते हैं एन एक्शन. एक्शन जो कोई काम हो रहा है. ठीक है. अकरेंस, अकरेंस होता है किसी चीज का घटना, घटना होनी. और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किस हालात में है. ठीक है, सब्जेक्ट किस हालात में है, या किस कोई एक्शन कर रहा है, या कोई घटना हो रही है उस सेंटेंस में. और सेकेंडली इसमें एक और चीज देखनी है, इट इज द कोर ऑफ ए सेंटेंस. सो कोर ऑफ ए सेंटेंस शोइंग व्हाट द सब्जेक्ट डूइंग, एक्सपीरियंसिंग एंड एग्जिस्टिंग एज. सेम थिंग है, थोड़ा सा अलग वर्ड्स में बताया. तो ये सेंटेंस का कोर है जो शो करता है, बताता है, क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग. एंड एक्सपीरियंसिंग, सब्जेक्ट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या फील कर रहा है. और एग्जिस्टिंग एज, किस रूप में है, किस रूप में एग्जिस्ट कर रहा है. और आगे हैं इसके टाइप्स. सो वर्ब के कुछ स्टार्ट विद द टाइप ऑफ वर्ब. सो वर्ब के कुछ टाइप हैं. हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज भी जिन्हें बोलते हैं. सो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. ओके, सो हेल्पिंग वर्ब में खुद दो टाइप हैं, प्राइमरी एंड मॉडल्स. इनको मॉडल्स नहीं बोलना है, मॉडल्स ही बोलना है. लिखने में ए लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मॉडल्स हो गया वो. ठीक है, मॉडल्स बोलते थे, बट दैट्स अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. सो यू हैव टू, अगर अगर ब्रिटिश बोलेंगे तो मॉडल्स, ब्रिटिश. ठीक है, बट देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश, मॉडल. Model. Yes. This is model. Okay, but that's we put a here. That's why people say modal, but this doesn't mean it's modal. It's model as well. Okay, model. So in first type, helping verb, we have primary. So primary we have three further division of किसकी? प्राइमरी की. फर्स्ट में आएंगे हमारे जो फर्स्ट फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे इज, एम, आर, बी, हैज, डू, डज. सो सेकेंडरी फॉर्म रहेंगे हमारे वाज, वर, हैड एंड डिड. ये देखा डिड कहाँ यूज होता था हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते थे ना इसको. वाज, वर भी यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ही वॉज गोइंग टू द स्कूल. एंड हैड कहाँ यूज होता है हमारा? जो चुका है वाले, चुका था वाले, सॉरी चुका था वाले सेंटेंस, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में. ठीक है. थर्ड फॉर्म हमारी रहेगी हैड बीन. कहाँ पे होता है यूज? हैड बीन, क्योंकि हैज की दोनों फॉर्म हैड ही होती है, सो कंफ्यूज मत होना, सेकंड भी और थर्ड भी. ठीक है. आगे हैं हमारे मॉडल्स. मॉडल्स वर्ब हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, आउट टू, मस्ट. और कुछ मार्जिनल चीजें हैं जो यूज होते हैं यूज टू करके. आई हैव टू डू इट, समथिंग लाइक दैट, वो यहाँ पे पढ़ेंगे हम. लेकिन आई यूज टू गो देयर, कई बार मैं बोलता था ना यूज टू गो टू, मैं वहां जाया करता था. ठीक है, उसको कैसे बोलेंगे? वो तो फिट नहीं हो रहा किसी टेंस में, है ना. वहां पे ये थे बोले आई गो टू देयर, आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था. नीड टू, जैसे मुझे ये करना ही है, आई नीड टू डू. डेयर टू, यू डेयर टू डू दिस, लाइक किसी को बोलना है कि तुम करके दिखाओ ये चीज. ओके, यू डेयर टू डू दिस, साहस करना किसी चीज का, तो वहां पे ये वाला चीज यूज होगा. ठीक है. तो ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरीज सेम नेम. एंड उसमें प्राइमरी एंड मॉडल्स टू टाइप्स हैं, which I explained you already in the tenses video as well, but I'm explaining it to make it clear for you guys. Okay, so the next type is main verb. Main verb में हमारे almost सभी तरह के वर्ब आ जाते हैं, जिसकी फॉर्म्स मैं बताता हूँ कि थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ना, वो वहां पे बताऊंगा अभी आगे चल. इट इज मेन वर्ब. उसमें क्या है हमारा? फाइनेट एंड नॉन फाइनेट, दो टाइप हैं बेसिकली. ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव हमारे फाइनाइट में रहेंगे, और नॉन फाइनाइट में हमारे आगे कुछ टाइप हैं. बेयर इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं, इसमें टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. कई बार ये टू शब्द आता है, उसके बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे आई हैव टू प्ले, या आई हैव टू गिव दिस बुक टू हिम. जैसे आई हैव टू गिव, ये देखो,
आया ना। कई बार मैंने बताया आपको टू जहाँ पे भी होगा तो इस वजह से होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा उसके बाद। The next day. सो गाइस अभी तक हमने देखा था कि वर्ब के जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने कल आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, ज़्यादा मैं आगे करूँगा आगे वाले लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए हम करते हैं मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब में काफ़ी सारे टाइप हैं जो आपको डीपली अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे टू गेट बेटर नॉलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट किसे बोलते हैं? सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। आई वर्क टू गेट द जॉब, ठीक है। यहाँ पे पहले फोकस करना, ठीक है। आई वर्क टू गेट द जॉब, वी वर्क टू गेट द जॉब, ही वर्क्स टू गेट द जॉब। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ आ रहा है वर्ब कौन सा यहाँ पे यूज हुए? ये वाले वर्ब यूज हुए हैं ना, ठीक है। और ये भी है, गेट भी तो वर्ब है ना, ठीक है। समझना क्या है कि ये जो वर्ब है ये वाले, ये तीनों चेंज हो रहे हैं। चेंज हो रहे हैं किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं? टेंस के अकॉर्डिंग। देखो हम टेंस बदल रहे हैं ना, वर्कड टेंस बदल गया, वर्क टेंस बदल गया, ही वर्क टेंस बदल गया। तो और पर्सन बदल रहा है, पर्सन बदल रहा है और टाइम बदल रहा है, सॉरी टेंस बदल रहा है। जा कोई नंबर बदलेगा 1 2 3 4 भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है ये तीन ने, टेंस, पर्सन या नंबर बदलने से जो टेंस जो चेंज होता है वर्ब, वो वर्ब हमारा फाइनाइट है, ठीक है। जो ये चीज़ें बदलने से, टेंस, पर्सन या नंबर बदलने से चेंज होगा, कहीं पे भी होगा लेकिन वो चेंज होगा, तो दैट इज फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब की फाइनाइट वर्ब समझ लिया आपने, इतना ही है इसमें, कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे ये है इसके दो टाइप, वो मैं समझाता हूँ फिर क्या है। तो मेन वर्ब में हमारा फाइनाइट वर्ब कौन सा होगा? जो टेंस, पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। और नॉन फाइनाइट सिंपल है कि जो नहीं बदलता है, इट डजंट चेंज, इट डजंट चेंज, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पे टेंस बदला, सब कुछ बदला, लेकिन गेट नहीं बदला, ये चेंज नहीं हुआ। सो इट्स ए नॉन फाइनाइट है, बिकॉज ये बदलता नहीं है। इसमें टेंस के कुछ खास रूल अप्लाई वगैरह होते नहीं हैं। कौन से रूल अप्लाई होते हैं वो इनमें हम समझेंगे बाद में, ठीक है। इसमें टेंस का इतना कोई रूल हुआ नहीं क्योंकि जो बदला नहीं, इनमें टेंस का रूल अप्लाई हुआ। एक और पॉइंट है कि टेंस का रूल अप्लाई होगा किस पे? फाइनाइट पे, और इस पे नहीं होगा, किस पे? नॉन फाइनाइट पे। इसमें ना ही टेंस का रूल लगेगा कोई, ना ही ये चेंज होगा। तो टेंस का रूल किस पे लगेगा? फाइनाइट पे। जैसे ये टेंस बदल रहा है तो ये खुद बदल रहा है, इनकी शेप बदल रही है। वर्क से वर्क बन गया, फिर वर्क्स बन गया। पर्सन, नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, अपने आप को चेंज कर, लेकिन ये नहीं चेंज होता, ये थोड़ा जिद्दी है, ये चेंज नहीं होता, बस ऐसे ही रहूंगा कहता है। टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, वो हम वहाँ पे समझेंगे कि क्यों आती है। फाइनाइट को समझते हैं, इसके क्या टाइप है? इसके दो टाइप है मेन, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब विच हैज इज ओन ऑब्जेक्ट, इसका एक अपना ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन्हें हिंदी में सकर्मक, अकर्मक भी बोलते हैं। इनट्रांजिटिव क्या है? वैसा वर्ब जो डजंट हैव इट्स ओन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सिर्फ सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, क्रिया होगी, सब्जेक्ट कोई क्रिया कर रहा होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम करते हैं अभी फाइनाइट में, ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल दे रखी है यहाँ पे, ही गेव मी अ बुक, ठीक है। ही गेव मी अ बुक, सो उसने मुझे एक किताब दी, ठीक है। ही गेव मी अ बुक, तो यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। गेव क्या है? एक वर्ब है, हमारा वर्ब है। यहाँ पे ये भी है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, और मी भी है। इसने मुझे एक किताब दी, इसका हम पैसिव भी बना सकते हैं, थोड़ा बाद में समझाता हूँ क्या। ही सॉ दैट गर्ल देयर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे गर्ल है और उसको देखा वहाँ पे, ऑब्जेक्ट है वो, इसका पैसिव बन जाएगा। ही गेव मी ए बुक, सो बुक मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ही को ना सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब है हमारा, तो ये हमारे है ट्रांजिटिव। नॉन ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव है उनमें, जैसे जॉन स्पीक्स लाउडली, जॉन स्पीक्स लाउडली, लेकिन किसको बोला, क्या बोला, पता थोड़ी ना है। एक चीज तो आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा,
ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास प्रेपोजिशन, एडवर्ब या एडजेक्टिव होगा इन्वॉल्व यहाँ पे। इसके बाद वर्ब के बाद हमारे पास क्या होगा? प्रेपोजिशन, एडवर्ब या एडजेक्टिव जरूर होगा इंट्रांजिटिव में। स्पीक्स, ये चीज, ब्लू और ओपन्स क्या है? वर्ब की फॉर्म्स है। इनके बाद क्या आ रहा है देखो, लाउडली एंड स्ट्रांगली क्या है हमारे? एडवर्ब। और एट क्या है? एट है हमारी प्रेपोजिशन। देखो ये इनमें से एक चीज जरूर होगी इसमें इंट्रांजिटिव में। ठीक है, क्वेश्चन कर देते हैं, एक सेंटेंस ऐसा लिख देंगे, उनमें आपको ऊपर लिखा होगा फाइंड आउट इन ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने ये 4 एग्जांपल दे दिया आपको, मान लो ऊपर लिख दिया फाइंड आउट करो इंट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल, इसमें ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये हमारी ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है और साथ में ये देखो एडवर्ब भी आ रहा है, प्रेपोजिशन भी आ रही है, तो ये हमारे इंट्रांजिटिव है। समझे? इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव किसके टाइप हैं? फाइनाइट वर्ब के। फाइनाइट वर्ब के 2 टाइप हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है? जिसमें हमारा टेंसेस का रूल अप्लाई होता है और उसमें चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फाइनाइट वर्ब। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, चलें आगे। तो ये जो मैंने लिखा यहाँ पे नो पैसिव, ये क्यों लिखा? क्योंकि इन टेंसेस में पैसिव नहीं बनेगा। पैसिव बना के देख लो, नहीं तो एक मिस्टर जॉन स्पीक्स लाउडली, इसको कैसे बनाओगे? कोशिश करो। लाउडली स्पोकन बाय मिस्टर जॉन, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, गलत बन रहा है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब इसका ट्राई करते हैं। ही गेव मी ए बुक, गिवन बाय, हाँ ठीक है, तो उसका पैसिव बन रहा है, पैसिव बन रहा है। यहाँ पे देखो, ही सॉ दैट गर्ल देयर, सीन बाय हिम देयर। ठीक है, उसका बन रहा है, पैसिव बन रहा है। इनमें पैसिव नहीं बनेगा। एक और चीज है नोट करने वाली, तो इनमें हमें क्या पता चला? ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में क्या होगा? पहले तो इसमें एक ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा, इसका हम पैसिव भी बना पाएंगे, पैसिव भी बनेगा। इसमें समझो कि इन ट्रांजिटिव में क्या होगा? हमारे पास वर्ब के बाद आएगा एक प्रेपोजिशन, एडवर्ब या एडजेक्टिव, इनमें से कोई एक चीज आएगी। ठीक है, ये आएंगे हमेशा वर्ब के बाद। यहाँ पे एट है प्रेपोजिशन, यहाँ पे ये दोनों एडवर्ब है, और इनमें पैसिव हम बना नहीं पाएंगे, इसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होने के कारण हम इसका पैसिव नहीं बना पाएंगे। तो इतना हो गया क्लियर? ठीक है, अब हम इधर चलते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में लिखा गया कि इसमें चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहता है हमेशा। और दूसरी बात, इसमें टेंस का रूल नहीं लगता है। ठीक है, चलो अब समझते हैं इसको। फाइनाइट क्या है? 3 टाइप है, जेरंड, इनफाइनाइट एंड पार्टिसिपल। ठीक है, आज हम जेरंड और पार्टिसिपल का एक पार्ट करते हैं अभी के लिए, बिकॉज दैट इज सो मच कंफ्यूजन। आफ्टर दैट आई विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइज कि आपको समझ आ गया है, नहीं समझ आया तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो इतना करेंगे आज, फिलहाल के लिए हम चलते हैं जेरंड की ओर। ठीक, ये क्लियर हो गया? एक बार या फिर से बता दूं? ये हो गया क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या है? नॉन फाइनाइट बेसिकली इसका ऑपोजिट है, इसमें कोई टेंस का रूल नहीं लगता है। ठीक है, सेकेंडली इट विल नॉट चेंज, इट विल स्टे द सेम एज इट इज। चलो, नॉन फाइनाइट में आगे टाइप्स हैं कुछ इसके। फर्स्ट है जेरंड, इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्रियावाचक संज्ञा बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है? एक ऐसा वर्ब है जो आता है भेष बदल के नाउन के रूप में, ये नाउन बन के आता है, सेंटेंस को फ्रेम करने में हेल्प करता है। ओके, सो जैसे वर्ब की इसमें रहेगी फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म बोल लेते हैं इसको हमेशा, और साथ में लगेगा आईएनजी, इट विल क्रिएट ए नाउन। व्हेन ये कंबाइन होगा तो ये एक नाउन क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे स्विमिंग, रीडिंग, डांसिंग। यहाँ पे ये नहीं है कि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जैसे ही इज स्विमिंग, यहाँ पे वो मतलब नहीं है इसका। ठीक है,
ये एज ए नाउन होगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं तब आप समझ पाओगे। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो देखो ये क्या है ना। इसमें ये तो नहीं बोला कि मैं तैर रहा हूं। यहाँ पे एक नाउन है तैरना। तैरना खुद में एक नाउन है। तैरना क्या है? इज गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छा है। तैरना सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, जैसे कोई फूड के लिए एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ बोलते हैं ना, तो एप्पल क्या है? एक नाउन है। ठीक है, एप्पल कौन सा नाउन है? एप्पल कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। फ्रूट को एक नाम दिया है, फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। फ्रूट जो है कॉमन नाउन है सभी फ्रूट के लिए, है ना। तो स्विमिंग, अच्छा रीडिंग, एक और वर्ड है रीडिंग। रीडिंग इज माई हॉबी। रीडिंग इज माई हॉबी। पढ़ना मेरा शौक है, मेरी हॉबी है। तो पढ़ना यहाँ पे एक तो ऐसे लिखते हैं ना, आई एम रीडिंग। ये यहाँ पे रीड प्लस आई एन जी लगा है। वो इस केस में यूज होता है, वो भी बताता हूँ आपको इसके बाद। आई लाइक डांसिंग। तो ये जो है ना, ये देखो एक डांस, डांस खुद में एक वर्ब है। ये जो यहाँ पे आई एन जी लगा है तो इसने रूप बदल लिया अपना। ठीक है, तो ये बन गया बेसिकली क्या? एक नाउन। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलके एक नाउन बनाएगा तो उसको हम जेरेंड टेंस मेन वर्ब बोलेंगे। जेरेंड वर्ब, जेरेंड वर्ब। ये वर्ब का कौन सा टाइप है? जेरेंड। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ मिलके एक नाउन फॉर्म करेगी, उस टाइप को बोलेंगे gerund. Gerund is a form of or a type of verb which comes as a noun in a sentence, and it is formed with the verb's first form plus ing. Gerund is a type of noun, is a type of verb which it is formed comes in a form of noun which comes as a noun in a sentence. It is formed with the help of verb's first form plus ing, first form ing, and for example swimming, reading, dancing. Participle क्या होता है? Participle basically is a word which comes as an adjective. जैसे ये नाउन बताता है ना अपने आप को, पार्टिसिपल एडजेक्टिव बताता है अपने आप को कि मैं एडजेक्टिव हूँ। है वो वर्ब है लेकिन बताता है ऐसे एडजेक्टिव। दो चीजें करता है वो, कंपाउंड भी करता है। किसको? सेंटेंस बनाता है। कौन सा सेंटेंस बनाता है? कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाता है। जैसे ये लिखा है मैंने, it also form continuous tenses and it is a word used to indicate continuous action। कुछ काम चल रहा हो, कोई एक्शन हो रहा हो, ठीक है। और an adjective to describe the subject। सब्जेक्ट जो भी होगा ना उसको डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा कि किस कैसे एडजेक्टिव बन के एडजेक्टिव के रूप में बैठ जाएगा सेंटेंस में, और सब्जेक्ट को हेल्प करेगा डिस्क्राइब करने में सेंटेंस को। एंड दो तरह से यूज होगा इसका। एक तरफ तो ये एडजेक्टिव बन के है, दूसरी तरफ ये एक कंटिन्यूस सेंटेंस भी बनाएगा, प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूस, जो हमने पढ़े थे जैसे स्विमिंग, डांसिंग, ईटिंग, गोइंग, रनिंग, ठीक है, स्टडिंग। तो चलो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे भी इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी प्लस आईएनजी। बनेगा क्या? इसका मिक्स होके एडजेक्टिव बनता है। और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं बिकॉज इट मेक्स कंटिन्यूअस टेंस एज वेल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है, इट इज ड्रिंकिंग वाटर। इट इज ड्रिंकिंग वाटर, इससे क्या समझ पा रहे हो आप? इट इज ड्रिंकिंग वाटर से चीजें होती हैं। एक तो हो गया ना पीने का पानी, ये पीने का पानी है, तो इस समय ये क्या बना हुआ है? एडजेक्टिव बना हुआ। ठीक है, अब ये कैसे बदलेगा? इट क्या हो सकता है? इट कुछ और भी हो सकता है ना, जैसे कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई पक्षी भी हो सकता है। इट नॉन लिविंग या एनिमल के लिए यूज होता है, दोनों के लिए होता है।
हाँ, जैसे इट इज़ माई बफेलो, या इट इज़ ए बफेलो, इट इज़ ए कैट, इट इज़ ए डॉग, इट इज़ ए बर्ड। जो इट कोई भी हो सकता है यहाँ पे। इट इज़ ड्रिंकिंग वाटर, जैसे मैं बोल रहा हूँ इट इज़ ड्रिंकिंग वाटर। व्हाट इज़ इट डूइंग, मैं पूछूंगा अगर क्वेश्चन में व्हाट है ना यहाँ पे, ये देखो व्हाट और हु आ रहा है, इसमें आंसर मिल रहा है हमें। व्हाट इज ड्रिंकिंग वाटर, कौन पानी पी रहा है, या हु इज ड्रिंकिंग वाटर। तो मैं आंसर बोलूंगा इट इज ड्रिंकिंग वाटर, इट इज ए बर्ड, इट इज ए बर्ड एंड इट इज ड्रिंकिंग वाटर, इट इज ए बर्ड एंड इट इज ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे इट क्या है, हमारा सब्जेक्ट बन गया ये। अब इसने फॉर्म कर दिया एक सेंटेंस, कौन सा, कंटिन्यूअस सेंटेंस। समझ पा रहे हो। अगर इट को मैं बदल दूं यहाँ पे, कुछ भी लिख दूं, ही लिख दूं, शी लिख दूं, आप समझ पा रहे हो। शी इज ड्रिंकिंग वाटर, क्या मेरी सेंस है इट से यहाँ पे, अब समझ पा रहे हो। जैसे शी इज ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रही है, ठीक है। अगर लेकिन हम इस सेंटेंस को अगर देखेंगे, इट इज ड्रिंकिंग वाटर, ये पीने का पानी है। इट इज ड्रिंकिंग वाटर, ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं, इट इज ड्रिंकिंग वाटर, तो उस केस में ये है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन ये दोनों का काम कर सकता है यहाँ पे, जिस सेंस में बोला गया है। कम्युनिकेशन में हम जब बात करते हैं तो हम ऐसा बोल देते हैं इट इज ड्रिंकिंग वाटर, या ड्रिंक इट, इट्स ड्रिंकिंग वाटर, ओके। एनिमल या वर्ड हो सकता है जो पानी पी रहा है, ठीक है। जो आपने कहा जो इसका मैं इसकी हिंदी हुई बेसिकली, जय पानी पी रहा है। जो इसका सब्जेक्ट है वो एडजेक्टिव में बदलता है या एडजेक्टिव सब्जेक्ट में बदलता है, इसका ये चीज है, ये एडजेक्टिव। अगर अगर ये क्या कर रहा है, इट इज ड्रिंकिंग वाटर, ये पीने का पानी है। अगर ये अपने आप को बोल रहा है कि मैं पीने का पानी हूं, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन जय पानी पी रहा है, अगर ये पी रहा है बोलता है अपने को, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है टेंस में। ये वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म है, ये टेंस बनाता है कंपाउंड होके। किसके साथ कंपाउंड होके, ड्रिंक ने आईएनजी को कंपाउंड कर लिया अपने, ड्रिंक वर्ब की फॉर्म है, आईएनजी को इसने जोड़ के सेंटेंस बना दिया। जब विशेषता बना रहा है, जब ये पीने का पानी है, तो ये एडजेक्टिव का रूप है। अगर मैं लिख दूं शी इज ड्रिंकिंग वाटर, उस समय क्या है ये, उस समय ड्रिंकिंग क्या है, हाँ। लेकिन अगर मैं बोलूं इट इज ड्रिंकिंग वाटर, ये पीने का पानी है, तो ये विशेषता होगी। इस टाइम पे एडजेक्टिव हो गया ये, इस टाइम पे ये एडजेक्टिव है ड्रिंकिंग। ये जो वर्ड है ना, अगर मैं बोलूं ये पीने का पानी है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जय पानी पी रही है या वह पानी पी रही है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस को बना रहा है। ये हेल्प कर रहा है किसको, कंपाउंड करने में, कंटिन्यूअस टेंस बनाने में। यहाँ पे इज की जगह बाज भी लिख सकता हूं मैं, शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रही थी, तब भी ये कंटिन्यूअस टेंस बना रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जैसे शी इज रनिंग राइट नाउ, शी इज रनिंग राइट नाउ, ठीक है। वह अभी दौड़ रही है, इस समय ये क्या बना रहा है, टेंस बना रहा है। अभी समझ पा रहे हो, अब ये समय, इस समय जो है टेंस बना रहा है। तो ये दो काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक तो ये एडजेक्टिव भी बनाता है कभी कभी, एक ये हमारा प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकता है, समझ रहे हो। जैसे मैं बोल लूं शी विल बी, शी विल बी, शी विल बी रनिंग, कुछ भी लगा सकते हो, ईटिंग भी, ईटिंग भी लगा सकते हो, हाँ। शी शी विल बी रनिंग इन द ग्राउंड, वह ग्राउंड में दौड़ रही होगी, उस समय ये क्या है, ये टेंस बना रहा है हमारा। जा मैं बोल दूंगा शी इज गुड इन रनिंग, तो एडजेक्टिव हो गया, हाँ। तो जेरेंट हो गया क्लियर आपका। पार्टिसिपल में आगे तीन टाइप है, फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें भी देखने में ये सेम ही लग रहे हैं हमें, बी प्लस आई एन जी, लेकिन इनके काम अलग है। एक तो ये कंटिन्यूस टेंस बनाता है हमारा, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूस बना देता है। और क्या बताता है, विशेषता, हाँ, और ये विशेषता बताता है किसी भी चीज की, ठीक है। एक बारी फिर से आप देख लो, सोच, इस पे नजर मारो, अभी नोटबुक पे जाओ, कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो पूछो मेरे। The next day. ओके, तो गाइज हम क्या कर रहे थे, वर्ब कर रहे थे। अभी तक हमने वर्ब के दो पार्ट देखे एक्चुअली, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब में आपको कुछ चीज़ें समझा दी थी, लेकिन बेटर एक्सप्लेनेशन अभी भी बाकी है। तो हम अब कर रहे हैं मेन वर्ब। ठीक है, जो मेन वर्ब उसमें हमारे दो टाइप रहते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। कल हमने पढ़ा था फाइनाइट के बारे में, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और जेरेंट पढ़ा था। पार्टिसिपल में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो आज हम करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये बेसिकली ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इसको समझ लो। वैसे इसकी क्या डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे समझेंगे। इट इज ऑफ्टन या ऑफन फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी टू द रेगुलर वर्ब फॉर्म। कोई भी रेगुलर फॉर्म होगी उसके साथ ईडी लग जाएगा। ठीक है, जैसे वर्क का बन जाएगा वर्कड। वर्क एक रेगुलर फॉर्म है, ईडी लग गया तो वर्कड बन गया। तो प्रेजेंट का बन गया पास्ट। ठीक है, तो वो पास्ट को शो करेगी वो फॉर्म। ओके, एंड लेकिन दो लिखा है ना वहां पे, दो इररेगुलर वर्ब्स हैव यूनिक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। कुछ इररेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनकी अपनी ही पास्ट पार्टिसिपल होती हैं, उनका ईडी नहीं लगता उनके साथ। जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो वो थर्ड फॉर्म क्या है? ब्रोकन है, ना कि ब्रोक्ड है। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं इररेगुलर वर्ब्स होती हैं जो देखोगे आप, अगर पढ़ोगे वर्ब्स की फॉर्म को, तो काफी सारी आपको ईडी के बिना मिलेंगी। ठीक है, तो बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो एंड टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, तो उसके साथ मिलके ये क्या बनाता है? परफेक्ट टेंसेस को बनाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी? लाइक हैव, हैज और हैड। या तो हैव होगी, या तो हैज होगी, या तो हैड होगी। इनके साथ मिलके ये क्या बनाएगा? परफेक्ट टेंस बनाएगा। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन इट विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब। कुछ केसेस में ये एक एडजेक्टिव के तौर पे होता है। कब? जब ये नाउन की स्टेट को पहले हम करेंगे कहाँ पे ये मिलके बनाता है? परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल, दो एग्जांपल लिखी है मैंने। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो ये देखो ये आ गया ना, हैव ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे बोल रहा है ना ये, कि ये क्या बनाता है? ऑक्सिलरी वर्ब से मिलके टेंस बनाता है, परफेक्ट टेंस बनाता है। ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प लेके, हैज, हैव, हैड की, और साथ में ये आ गया, ये है पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, फिनिश की ईडी लगे, फिनिश्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना ये, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। तो पार्टिसिपल ये है पास्ट, इसने ले लिया ऑक्सिलरी वर्ब साथ में ऐड कर लिया अपने, और इसने बना दिया परफेक्ट टेंस। हैज, हैव या हैड, जहां पे भी हैज, हैव, हैड आएगा साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, एंड इट विल फॉर्म परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंस बनाएगा ये मिलके, किसके साथ? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब? ये वाला, हैव, हैड। ये मैंने जब टेंसेस करवाए थे आपको परफेक्ट वाले, प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज और हैव आते हैं। ठीक है, ही शीट के साथ हैज आता है, आई वी दे यू के साथ हैव आता है। तो वो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। मैं लिखता था ना ऐसे टॉप में करके, हेल्पिंग वर्ब, आगे वर्ब की फॉर्म थर्ड लगनी है। वो थर्ड वर्ब की फॉर्म क्या है? ये है थर्ड वर्ब की फॉर्म क्या है? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं उसको। समझो इसकी डेफिनेशन क्या है, अब समझ आ रहा है? इट इज ऑफ्टन फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी टू द रेगुलर वर्ब्स। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ये रेगुलर वर्ब है, फिनिश्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड रेगुलर वर्ब है। ठीक है, उसके साथ ईडी लगा दिया तो ये बन गया। ऐसे बनता है ये पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे बनता है। तो बेसिक बेसिक समझ लो कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारी हेल्प किस में करता है? पहली हेल्प तो ये करता है, हैज, हैव, हैड को लगाता है अपने साथ, ऐड करता है, और परफेक्ट टेंसेस बनाने में मदद करता है। प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, सो दे हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इर्रेगुलर है ये, इर्रेगुलर है ये, इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर समझ रहे हो? लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, यहाँ पे ईडी नहीं है। इतना भी मैंने अलग सा लिख दिया थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। फिर भी इसे क्या पास्ट पार्टिसिपल ही बोलेंगे अब, है तो ये पास्ट पार्टिसिपल ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये। कुछ केसेस में ये ईडी होगा, कुछ केसेस में वो हमें लिखा है दो
इर्रेगुलर वर्ब्स, ये इर्रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर, लेकिन है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही। लीव लेफ्ट लेफ्ट, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। अब एडजेक्टिव कब होता है ये शो, एज एन एडजेक्टिव कब आएगा ये, एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, विशेषता होती है। जो हमें नाउन की विशेषता बताता है कि नाउन क्या विशेष है, नाउन में, नाउन के बारे में, नाउन की फीलिंग या नाउन का हालत बता रहा है हमें बेसिकली। एक्ट एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ नाउन। तो कुछ केसेस में ये नाउन की हालत को डिस्क्राइब करता है, विस्तार में बताता है नाउन क्या कर रहा है, नाउन के साथ क्या हो रहा है, नाउन किस हालत में है। ठीक है, तो एग्जांपल लिखिए यहाँ पे, द ब्रोकन बेस बास, द ब्रोकन बास वॉज ऑन द टेबल। ये क्या होता है, बास क्या होता है, फूलदान। ब्रोकन बास बाज ऑन द टेबल, टूटा हुआ था, ये नाउन है, इसकी हालत क्या है, टूटी हुई, टूटी हुई हालत है इसकी। इस केस में जो क्या है, एडजेक्टिव। इसने हमें नाउन की स्टेट बता दी। है तो ये थर्ड फॉर्म ही ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, थर्ड फॉर्म। इस केस में हैड नहीं है इसके साथ, तो इस केस में जो एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है। एंड द टायर्ड चिल्ड्रन वेंट टू बेड अर्ली, थके हुए बच्चे जल्दी सोने चले गए। विशेषता क्या थी, बच्चों की हालत क्या है, थका होना। टायर्ड क्या है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। यहां पे बता रहा है एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में जो एज ए एडजेक्टिव फिट हो रहा है, एज ए वर्ब नहीं है। ये दो कंडीशन, दो ही चीजों में आता है ये, या तो वर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा। हाँ, ये बैड, ये वर्ब है, यहाँ बेंट, बेंट वर्ब है, ठीक है, बेंट वर्ब है। ये टायर्ड एज एडजेक्टिव है, थकावट होना, थका हुआ बच्चा, थके हुए बच्चे। यहाँ पे इसकी विशेषता शो हो रही है। यहाँ पे भी तो है ना वाज, ये वाज क्या है, यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हो रहा है, था बता रहा है हमें। ठीक है, तो टायर्ड चिल्ड्रन वेंट टू द बेड, यहाँ पे अलग से वर्ब आया है। वर्ब का काम ये कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव कर रहा है। कुछ केसेस में जो हमारे वर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था जेरेंट, ये क्या बन गया था, नाउन बन गया था। समझ रहे हो मेरी बात, नाउन का वेश लेके आया था, ये नाउन का रूप बना के आता है टेंसेस के अंदर, जैसे स्विमिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ठीक है, राइटिंग, स्टडिंग। तो ये अपने साथ वर्ब आईएनजी को मिला लेता है और नाउन बन जाता है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, पार्टिसिपल केस में क्या हो रहा है, पार्टिसिपल केस में ये एडजेक्टिव बनता है। या तो एडजेक्टिव होगा, या तो वर्ब खुद होगा, या तो ये वर्ब रहेगा या एडजेक्टिव बन जाएगा। तो पास्ट में क्या है, बेसिक समझ लो आप, ये बनाएगा, पहली बात तो ईडी होगा साथ में, कहीं के साथ ईडी होगा, कहीं पे ईडी नहीं होगा, इर्रेगुलर वर्ब के समय में। बेसिकली ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी केसेस में। और ये हेल्प लेगी हैज हैव हैड का और बना देगी हमारे परफेक्ट टेंसेस, ठीक है, जो हमने पढ़े हुए हैं टेंसेस में। और एडजेक्टिव किन केसेस में होगा, जहां पे जो विशेषता बताएगा नाउन की, नाउन की विशेषता बता रहा है, दैट मीन्स इट्स एडजेक्टिव। तो वहां पे वर्ब कोई और ही होगा, उस सेंटेंस में वर्ब का काम कोई और करेगा, क्रिया का काम कोई और करेगा। ठीक है, क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, बेंट, जाना क्रिया है। वाज ऑन द टेबल, वर्ब का परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, ये है, इसमें हैविंग एक वर्ड रहेगा, हैविंग, और साथ में जो ऐड करेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल लो या पास्ट पार्टिसिपल ही बोल लो, अपने पीछे जे पास्ट पार्टिसिपल को लगा लेगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा लेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ लो, थोड़ा इजी रहेगा। चलो, इट इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैविंग प्लस पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्लैश लगा है तो दोनों मत समझना, इन एक ही मतलब है, तभी मैंने जैसे स्लैश करके लिखा है, दोनों का एक ही मतलब है। पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। Okay, it is often appears in complex sentences to indicate that one action was completed prior to another.
क्या मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है जो ऑफन अपीयर होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो अपीयर होगा जो आएगा कैसे, क्या करने के लिए? टू इंडिकेट, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? वन एक्शन वाज कंप्लीटेड प्रायर टू अनदर। एक काम दूसरे काम से पहले हो चुका है या हो चुका था। ठीक है, जो काम अभी हो रहा है इसके पहले कुछ और हो चुका था, तब हम यहाँ पे आके बता रहे हैं कि इसके वजह से ये। फिलहाल ये देख लो कि वर्ड कौन कौन से हैं जो हम यूज करते हैं मोस्टली। हैविंग ईटन, हैविंग, ईट क्या है? ईटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। ईट की थर्ड फॉर्म है जे, ईट, एट, ईटन। ठीक है। हैविंग डन, डू, डिड, डन। हैविंग सेंटेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं कुछ, तो उनको समझते हैं। ही हैविंग फिनिश्ड द रिपोर्ट वेंट होम अर्ली। इस सेंटेंस से आप क्या समझते हो? इस सेंटेंस से घर जाने से पहले उसने रिपोर्ट फिनिश कर दी थी। शी अपोलोजाइज्ड फॉर हैविंग मेड ए मिस्टेक। क्या समझ रहे हो इस सेंटेंस से? उसने अपनी गलती उससे पछतावा हुआ, माफी मांगी। किस लिए? हैविंग मेड ए मिस्टेक। एक मिस्टेक करने के बाद। मेड क्या है यहाँ पे? नहीं, वर्ब है। कौन सा वर्ब है? थर्ड फॉर्म। ये देखो ना क्या बोल रहा है ये। अच्छा चलो इसी को पहले करते हैं। शी अपोलोजाइज्ड, ये है वर्ब, उसने माफी मांगी। ठीक है, किस लिए? फॉर हैविंग मेड ए मिस्टेक, एक मिस्टेक करने के लिए जो उसने पहले कर दी थी। जो मिस्टेक उसने की थी उस मिस्टेक को करने के लिए उसने माफी मांगी। अब अपोलोजाइज्ड, माफी मांगे। दे हैविंग स्टडीड हार्ड पास द एग्जाम इजीली। दे हैविंग स्टडीड हार्ड, हैविंग आ गया, स्टडीड थर्ड फॉर्म, हार्ड क्या? दे हैविंग स्टडीड हार्ड, उसने ज्यादा हार्ड वर्क करके क्या हुआ? पास द एग्जाम इजीली, आसानी से एग्जाम पास कर लिया, परीक्षा पास कर ली। कैसे? बिकॉज उन्होंने स्टडी हार्ड करी थी। स्टडी हार्ड करी थी मीन्स एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन आ गया। The next day. So, अभी तक आपने पढ़ा मेन वर्ब, पहले तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वर्ब के दो टाइप है ना। हेल्पिंग वर्ब हमने डिस्कस कर लिया था थोड़ा सा, तो बिकॉज हमने टेंसेज में पढ़ा है। तो मेन वर्ब में फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इसके टाइप्स देखे, इसको पहले पढ़ा है। जेरन, नॉन फाइनाइट में जेरन, पार्टिसिपल एंड इनफाइनाइट पढ़े हैं। इन्फिनिटिव आज हम पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव के आगे हम पढ़ेंगे चार टाइप। ठीक है, तो पहला हमारा टाइप है फुल इन्फिनिटिव, जिसे इन्फिनिटिव नॉर्मली कह लेते हैं, जब फुल इन्फिनिटिव। इसमें हमारा जो टू है उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो कि एज ए नाउन प्रिटेंड करती है, फिर नाउन बन के दिखा लगती है सेंटेंसेस में। ओके, सो इट इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब टिपिकली प्रीसीडेड बाय टू। टिपिकली प्रीसीडेड बाय टू मतलब क्या है? वर्ब फॉर्म जो है वो प्रोसीड करेगी किसको? टू को। टू के बाद आएगी वो नॉर्मली। टू हमेशा वर्ब फॉर्म से पहले आएगा इन दिस केस फुल इन्फिनिटिव में। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ फुल इन्फिनिटिव, तो पहचान के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बनाए तो आपको समझ आ जाए। अब देखो, एक मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया आई वांट ए बैग, यहाँ पे टू नहीं लगाया मैंने समझाने के लिए कि देखो ए बैग यहाँ पे नाउन है, बैग नाउन ही है ना। बोला था ना कि थिंग्स होती है नाउन। ठीक है, थिंग्स, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ए थिंग इज ए नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है? तो यहाँ पे आई वांट अ बैग मीन्स नाउन। तो आई वांट टू प्ले, यहाँ पे कुछ बता रहा है ना वो। ठीक है, मैंने बोला था व्हाट और हु आंसर मिलने चाहिए हमें, तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है व्हाट डू यू वांट टू डू। ये तो सभी में है, क्वेश्चन किया, हाँ सभी में है। व्हाट डू यू वांट टू डू, मैंने पूछा क्वेश्चन आपको व्हाट डू यू वांट टू डू, तो आपने बोला आई वांट टू प्ले, तो आंसर मिल गया ना। आई वांट अ बैग, हाँ आई वांट टू ईट पिज्जा, हाँ आई वांट टू ईट पिज्जा। इसको सोच, इसको देख के कंफ्यूज मत हो ना, जो सिर्फ इसलिए लिखाया है मैंने कि आपको पता लगे कि ये नाउन कैसे प्ले कर रहा है यहाँ। आई वांट टू प्ले, तो टू प्ले कंबाइन एज ए नाउन प्रिटेंड कर रहा है यहाँ पे। आई वांट व्हाट? आई वांट टू प्ले। अगर आई वांट प्ले बोलता तो गलत नहीं हो जाना? आई वांट प्ले, ये कैसी बात हुई यार? प्ले को सही दिखाने के लिए, एक नाउन दिखाने के लिए टू का यूज होना पड़ा वहां पे। जैसे आई वांट ए बैग, सही लग रहा है कि नहीं? नाउन लग रहा है कि नहीं? नाउन है, ऑब्वियसली नाउन लग रहा है। आई वांट ए बैग, मुझे एक बस्ता चाहिए। आई वांट
प्ले सही थोड़ी लग रहा है यहाँ पे, देखो गलत हो गया ना। आई वॉन्ट प्ले कैसे सही हो सकता है? आई वॉन्ट टू प्ले, अब ये नाउन बना, मैं खेलना चाहता हूं। जैसे ये जेरंड हमने पढ़ा था, अगर इसके साथ आईएनजी ना लगे तो ये नाउन नहीं बनता है, नॉर्मल वर्ब की फॉर्म ही रहती है, समझे? अब अगर स्विम है तो एक वर्ब की फॉर्म है, आईएनजी जुड़ गया तो स्विमिंग बन गया और एक नाउन क्रिएट हो गया वहां पे, ठीक है। रीडिंग क्या है? रीड क्या है? रीड एक वर्ब है, आईएनजी जुड़ के उसको नाउन बना देगा, आई लाइक। वैसे ही इस केस में, इन्फिनिटिव के केस में, नाउन बनाने के लिए वर्ब की फॉर्म को टू ऐड करना पड़ा अपने साथ। अब समझ आया? क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे वांट एक वर्ब की फॉर्म है हमारे पास, ये भी तो वर्ब की ही फॉर्म है, तो जब इसको हम नाउन बनाएंगे तो कैसे बना पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ टू, हमें टू को ऐड करना पड़ा पहले, तब ये नाउन के रूप में ये कॉम्बिनेशन बन पाया। इससे एग्जांपल से समझ लेना कि जेरंड कैसे बनाते हैं हम। वर्ब का जो टाइप है जेरंड, इट प्रिटेंड्स एज नाउन, ये नाउन के रूप में बनता है, नाउन के रूप में दिखाता है अपने आप को, सेंटेंस में ये नाउन के रूप में आता है। वैसे ही जी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ए नाउन आती है, समझ पाए हो? इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव अपने आप को खुद को एक नाउन दिखाता है, जबकि पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव भी दिखाता है। बनाता है एग्जांपल, चलो पेन बना लो, पेन तो आप समझ ही लोगे ना। आई वॉन्ट ए पेन, पेन क्या है बताओ? पेन, पेन तो नाउन है ना, थिंग है ना ये। आई वॉन्ट ए पेन, तो पेन एक नाउन है, ठीक है। उसी तरह से मैं खेलना चाहना, आई वॉन्ट टू प्ले, तो यहाँ पे टू प्ले एक नाउन है। आगे है हमारा बेयर इन्फिनिटिव। सो यहाँ पे क्या होगा? वर्ब विदाउट टू आएगा, इन सम केसेस इन्फिनिटिव इज यूज्ड विदाउट टू। यहाँ पे जैसे लिख, सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव क्या है? अकेला वर्ब आएगा, अकेला वर्ब आएगा, इसमें टू की जरूरत ही नहीं है इसको। चलो दिखाते हैं कैसे। जैसे आफ्टर सम मॉडल्स, यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है। मॉडल्स क्या होते हैं? मे, माइट, विल, शैल, कुड, शुड, वुड, ये सब मॉडल्स ही तो हैं, इंग्लिश के मॉडल्स है ना, मॉडल्स वर्ब के टाइप है। तो यहाँ पे आई मस्ट गो, मुझे जाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म क्या है? विदाउट टू है, तो ये वर्ब का कौन सा रूप बोलेंगे हम इसको? बेयर, मतलब किसी चीज को किसी से ले लेना, जा के बिना। सिंपल सी बात है, टू नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी हमेशा। मैंने उसका सेंटेंस होगा, यू मस्ट गो फाइंड आउट द वर्ब इन इट एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज इट। तो यहाँ पे दो वर्ब हैं, मस्ट एंड गो, ठीक है। मस्ट कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब, या इसको ऑक्सिलरीज भी बोल लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ही तो है मॉडल, मॉडल किसका टाइप है? इसी ऑक्सिलरी का ही तो टाइप है मॉडल्स। प्राइमरी दो टाइप बताए थे ना इसके, प्राइमरी एंड मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप बताए थे ना। प्राइमरी में आते हैं हमारे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड बीन, वो थे हमारे प्राइमरी। मॉडल्स में आते हैं विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट एक मॉडल है, तो इसको हम बोलेंगे मॉडल वर्ब। एक हो गया मॉडल वर्ब हमारा, ये दूसरा हमारा हो गया कौन सा वर्ब? मेन वर्ब का टाइप बेयर, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब, ऐसे फाइंड आउट होगा। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है। चलें आगे। आफ्टर वर्ब्स लाइक मेक, ईट, हेल्प, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। शी मेड मी लाफ, शी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया, जब उसने मुझे हंसने पे मजबूर कर दिया। शी मेड मी लाफ, तो यहाँ पे देखो मेड के बाद सीधा ही लाफ आ गया। तो मेड क्या है? मेक की ही तो थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना मेक, मेक, मेड, मेड। तो शी मेड मी लाफ, पास्ट टेंस में बात हो रखी है, उसने मुझे हंसा दिया। नहीं, कहाँ बोला फर्स्ट फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म तो ये है लाफ। ये जो प्राइमरी, मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी में जितने भी है ना, फाइनाइट, इधर इधर वाले जो है, ये सब चेंज करते हैं अपने आप को, ये नहीं करते हैं चेंज। जब ये यहाँ आएगा, देखते हैं हो रहा है चेंज। लाफ तो लाफ ही है, ही मेड मी लाफ्ड नहीं आएगा, ही मेड मी लाफ्ड नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तभी तो लिखा है जब सभी के साथ B1 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 B1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
नहीं होती है चेंज। समझ रहे हो हमारी बात आप? हाँ चलो। सो शी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया, हंसने पे मजबूर कर दिया, या उसकी वजह से मैं हंस पड़ा, ये सब बोल सकते हैं। सो आगे, ही हेल्प मी क्लीन द हाउस, उसने मेरी मदद की किस में? क्लीन द हाउस। ये देखो क्लीन है ना, क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है जे? हमारा बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है। समझ गए? टू नहीं चाहिए इसको। ये बोलता है मुझे हेल्पिंग वर्ब दे दो, मैं काम चला लूंगा, मुझे टू नहीं चाहिए, ऐसे ही चला लूंगा काम। ये बोलता है मुझे टू भी चाहिए साथ में, तब मैं नाउन बनूंगा। सो नेक्स्ट इज आफ्टर verbs of perception. I saw her leave the house or office. आ गया ना लीव, ठीक है। तो इन तीन चीजों के बाद ये बिना टू के लग जाता है। इन तीन चीजों के बाद किसके बाद? आफ्टर मॉडल्स, आफ्टर verbs लाइक दीज, आफ्टर verbs ऑफ परसेप्शन लाइक दीज, ये verb, ठीक है। चलो आगे आ गया नेगेटिव। नेगेटिव में सिंपल सी बात है, ये नेगेशन शो करेगा, नकारात्मकता दिखाएगा जहां ना दी गई हो किसी भी चीज। शोज नोट टू गो टू द पार्टी, ही डिसाइडेड नोट टू स्पीक, ये नोट आ जाएगा, इसको हटा देना यहाँ से। शोज नोट टू गो टू द पार्टी, तो ये रहा हमारा वर्ब। लेकिन यहाँ पे टू नहीं लगाना, आगे मत लगाना इसको, पीछे लगेगा, आगे नहीं लगना। सो ही डिसाइडेड नॉट टू स्पीक, यहाँ पे लगेगा, आगे नहीं लगना। यहाँ पे ये कौन सा टेंस में बात हो रही है वैसे, ये बता सकते हो? कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की लगी है सेकंड फॉर्म। नेगेटिव वाक्य है, सिंपल सा है। सी ही डिसाइडेड नॉट टू स्पीक। यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज करेंगे। नेगेशन शो करते वक्त इन्फिनेटिव इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग नोट बिफोर द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है यहाँ पे? ये भी हमारा टू और वर्ब की फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे नोट लग गया B1, अब ठीक है। हाँ नोट लगेगा किससे पहले? इन्फिनेटिव, एक ही चीज है, एक ही चीज है। इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव खुद में क्या है? टू प्लस B1 ही तो है, टू प्लस B1 ही तो है। हाँ, या तो बोल दो कि नोट टू B1 या नोट इन्फिनेटिव। लास्ट वाला क्या है हमारा टाइप? स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट से ही पता लग रहा है कि टुकड़ा कर देगा, दो कर देगा उसको। किसको? टू और वर्ब की फॉर्म को। यहाँ पे आएंगे बीच में, उसमें नहीं था, इसमें था बीच में, ठीक है। इट occurs when an adverb or other words is inserted between, किसके बीच में? टू और वर्ब की फॉर्म के बीच में, ठीक है। she wants to quickly finish the work। क्विकली क्या है? अब एडवर्ब भी तो, एडवर्ब भी तो है ना। क्विक एक वर्ड है लेकिन क्विकली एडवर्ब है। तो यहाँ पे आ गया शी वॉन्ट्स टू क्विकली फिनिश द वर्क। ओके, शी वॉन्ट्स टू यू टू क्विकली आंसर द फोन। अगर मैं ये भी लिख दूं, शी वॉन्ट्स, अब मैंने ये लिखा, अब बोल रही है वो चाहती है तुम्हें जल्दी आंसर करो फोन का। ओके, शी वॉन्ट्स यू टू क्विकली आंसर द फोन। तो यहाँ पे भी तो आ गया टू के बाद क्विकली, ये देखो आंसर। ही वॉन्ट्स टू फिनिश द वर्क, अगर मैं ऐसे बोलता तो भी तो वो काम फिनिश करना चाहती है, तब होना था वो काम फिनिश करना चाहती है। तो वो क्या था? ये था वो। जैसे शी वॉन्ट्स टू फिनिश द वर्क, शी वॉन्ट्स टू प्ले, शी वॉन्ट्स टू ईट द पिज्जा। ऐड कर दिया यहाँ पे, स्प्लिट कर दिया मैंने उसको। किसको स्प्लिट किया? किसको तोड़ा मैंने? किसको जुदा किया? टू और ईट को। तो अब ये कौन सी टाइप बन गई है? स्प्लिट इन्फिनेटिव, टूटा हुआ इन्फिनेटिव। ये नकारात्मक इन्फिनेटिव। उससे पहले कौन सा था? बेयर, बिना टू के इन्फिनेटिव। और ये वाला कंप्लीट फुल इन्फिनेटिव। तो चार टाइप हो गए इन्फिनेटिव के। ही प्रोमिस टू ऑलवेज लव हर, उसने प्रोमिस किया था कि वो हमेशा प्यार करेगा, उसने वादा किया कि वो उसको प्यार करेगा। ही प्रोमिस्ड टू ऑलवेज लव हर, उसने वादा किया कि वो हमेशा प्यार करेगा। किसको? इसको, हर को, ठीक है। तो टू लव क्या है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के बीच में एडवर्ब आ गया तो अदर वर्ड्स आ गए तो वो स्प्लिट इन्फिनेटिव बन गया। तो ये थे हमारे टाइप किसके? इन्फिनेटिव के। तो आज हमने कंप्लीटली जो है वो वर्ब का मेन वर्ब टाइप कंप्लीट कर दिया है,
ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको मॉडल वर्ब समझाता हूँ, जो बेसिकली हमने टेंसेस में तो कर रखे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर है ना। चलो अब करते हैं क्विकली मॉडल वर्ब्स। ओके, सो अभी तक आपने पढ़ा वर्ब। वर्ब के थे क्या टाइप थे? दो टाइप, मेन टाइप, जिसमें था हमारा मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं जब हमने सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो टेंसेस में काम आता है मेनली हमारा। तो हेल्पिंग वर्ब के आगे कुछ टाइप आर सम टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ऑल आर हियर। सो मेन हमारे रहेंगे प्राइमरी या ऑक्सिलरी वर्ब जिनको बोलते हैं, वो है हमारे ये सारे। इसमें हमारे आते हैं इज, एम, आर, डू, डज, बी, हैज, हैव, वॉज, वर, हैड, डिड, हैड बीन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म वाले ये हैं सारे, फर्स्ट फॉर्म वाले, ठीक है, जिनमें ज्यादातर हमारे यूज होते हैं प्रेजेंट टेंसेस में। आपने देखा होगा ये हम यूज करते हैं किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। मैंने टेंसेस में भी अच्छे से समझा रखा है कि कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो आप मेरे टेंसेस वाले वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आप अभी ये देख रहे हैं वर्ब का वीडियो। ओके, सो डू और डज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाते हैं ना, ही डज दैट, है ना, आई डू दिस, तो उस केसेस में ये यूज होते हैं। बी, हैज, या ये वाला हैव, ये कहाँ यूज होता है? परफेक्ट टेंसेस में होता है ना। ये वाला लग जाता है मॉडल को यूज करके विल बी, या मैं फिल्म देख रहा हूंगा, आई विल बी वॉचिंग द मूवी। हैज हैव कहाँ लगता है? मैं कर चुका हूं जब वह कर चुका है, जब वे कर चुके हैं, है ना, उस समय हम यूज करते हैं हैज और हैव को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, मैंने टेंसेस की वीडियो में बता रखा है, ठीक है। और सेकंड फॉर्म वाला हम कब यूज करेंगे? ये देखो, इज, एम, आर की बजाय हम वॉज वर्ब में बात करते थे ना, जब हम किसकी बात करते थे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। उसमें जैसे ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहा था। जब दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेल रहे थे, ठीक है। हैड किन केसेस में आता है? जो चुका था वाले वाक्य होते बनाते थे हम। ओके, सो ही हैड गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका था। ओके, वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन द फूड, ठीक है। तो ये उस केस में होता है। डिड हमारा कहाँ यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते थे ना, जैसे हु डिड दिस, ये किसने किया। ओके, सो आंसर में बोल देता आई डिड इट, ही डिड इट, उसने किया, मैंने किया। ओके, वहां पे यूज होता है ये डिड, किसी की पास्ट बात को बताना, कोई पास्ट काम हो चुका है। क्वेश्चन मार्क वाले वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट में मोस्टली यूज होता है। जब नकारात्मक, जिसमें ना करनी हो, आई डिड नॉट डू दिस, मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, होता ना यूज। तो ये वाला ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब वहां पे यूज होता है, ये पास्ट फॉर्म वाले टेंसेस बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड फॉर्म हमारी है हैड या बीन। हैड बीन यूज होता है, हैड बीन थर्ड फॉर्म हमारा हैड बीन यूज होता है ना, कहाँ पे? ये बी का वहां पे बीन बन चुका है, हैज हैव का हैड। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज और वरी तो होती है, और थर्ड फॉर्म बीन होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। हैड बीन वाले वाक्य जो मोस्टली केसेस में या तो परफेक्ट वाले रहेंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले रहेंगे। जैसे मैं सुबह से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह 2 घंटे से खाना पका रही थी। शी हैड बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। तो बेसिकली ये वाले ही होंगे आपके हेल्पिंग वर्ब इन एवरी सेंटेंस। सभी टेंस में, जितने भी टेंस हमने 12 के 12 पढ़े हैं, उनमें यही हमारे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होंगे, इनके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। कुछ केसेस में ये होंगे, कुछ केसेस में मॉडल वर्ब होंगे, ठीक है। दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी, ऑक्सिलरी और मॉडल्स। अब चलते हैं मॉडल्स की तरफ, ठीक है। तो ये हो गए 3 टाइप ऑक्सिलरी वर्ब के, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आगे हमारे मॉडल्स हैं हमारे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, मस्ट। कुछ मार्जिनल मॉडल्स हैं, यूज टू, डेयर टू, नीड टू। तो चलो हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करते हैं। ये वाले तो मैंने मोस्टली टेंसेस में कर रखे हैं, विल शैल भी किए हुए हैं। तो जो नहीं किए थे कैन, कुड वगैरह, उनको आज करके देखते हैं कि कैसे कैसे क्या यूजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैन से स्टार्ट करते हैं। कैन आपका जो मॉडल है वो मोस्टली यूज होगा रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में, या कोई चीज पूछी जा रही है या पॉसिबिलिटी बताई जा रही है किसी चीज की, जब परमिशन मांगी जा रही है। तो मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूँ आपको, जैसे
कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं पूछ रहा हूँ ना, परमिशन मांगी जा रही है, ठीक है। या एक और सेंटेंस बनाते हैं, कैन यू हेल्प मी। इसको देखो, थोड़ा सा ही बदला मैंने, लेकिन अब ये क्या बन गया है, परमिशन की बजाय ये रिक्वेस्ट बन गया है। क्या आप मेरी मदद करोगे? तो अब परमिशन की बजाय ये रिक्वेस्ट बन गया है, ठीक है। चलो पॉसिबिलिटी समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने बोला आई कैन डू दिस वर्क, तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ ये काम। इस केस में पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, समझ रहे हो। कैन का बेसिक बेसिक सा मतलब है कोई काम कर सकना। कोई काम कर सकने के यूज में हम इनको यूज करते हैं, और इसके 4 टाइप होते हैं, रिक्वेस्ट, आस्क, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में हम बोल देंगे कैन यू हेल्प मी, या कैन, सॉरी, परमिशन में बोलेंगे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, तो मैं परमिशन मार रहा। एक और चीज है, कई बार बोल देते हैं कैन आई कॉल यू, कैन आई कॉल यू एट 6 o'clock। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कैन आई कॉल यू एट 6 o'clock, परमिशन ही तो मांग रहा हूँ मैं। क्या मैं तुम्हें कॉल करूँ 6 बजे? क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ 6 बजे? परमिशन ही तो मांग रहा हूँ, ठीक है। तो ये परमिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रिक्वेस्ट का हो गया, पॉसिबिलिटी का हो गया, आस्किंग का हो गया। जैसे मैं बोलूँ मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश इजीली, इजीली भी लगा देते हैं, चलो मैं आसानी से इंग्लिश सीख सकता हूँ। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी भी ऐड कर लो, एबिलिटी, बेसिक एबिलिटी भी इसमें आता है, ठीक है। तो कैन का यूज हम कब करेंगे? जब हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई आस्क हो रहा है, कोई पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, या कोई एबिलिटी बता रहा है। तो सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करते हैं, कैन आई हेल्प यू, कैन यू हेल्प मी, आई कैन डू दिस वर्क, कैन आई कॉल यू एट 6 o'clock, आई कैन लर्न इंग्लिश इजीली। ये देखो, आई कैन रन फास्टर देन हिम, मैं उससे तेज भाग सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एबिलिटी बताई है। कुड क्या है? कुड, कुड, कुड इज ए पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन का ही पास्ट फॉर्म है कुड, ठीक है। इसमें भी सेम ही चीज रहेगी, पोलाइट रिक्वेस्ट, इट्स मोर पोलाइट व्हेन यू रिक्वेस्ट समथिंग। जैसे अब सपोज करो आप रेस्टोरेंट में गए हो, तो वहां पे क्या बोलेंगे, कुड आई, कैन आई नहीं बोलेंगे, कुड आई गेट चीज, कुड आई गेट अ चीज पिज्जा। देखो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या कोई भी रिक्वेस्ट की जा रही है, किससे? पिज्जा गाय से। कुड आई गेट ए चीज पिज्जा, हो गए सारे आस्क, ये तो हो रही है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ। आस्क तभी होती है जब कोई क्वेश्चन किया जाता है। मेक सेंस? क्लियर हो रहा है, ठीक है। पास फॉर्म ऑफ कैन है बेसिकली, बेसिक बेसिक समझ लो। तो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट तो है इसमें, लेकिन ये मोर पोलाइट है। कैन की जो अगर कुड यूज करोगे तो लोग ज्यादा इंप्रेस होते हैं कि हाँ यार कितनी पोलाइटली बात करता है। में पोलाइट या फॉर्मल रिक्वेस्ट, पोलाइट या फॉर्मल रिक्वेस्ट, कई तरह से यूज हो सकता है मे का बेसिकली। सो मे इज पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे कई और बोल देते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, कभी रूम में एंटर करना है तो, ठीक है। कई बार विश करते हैं, कोई इच्छा हो किसी के अंदर, एबिलिटी भी होगा इसका, ठीक है। एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी जैसे कैन की होती है ना, इसकी भी वैसी रहती है, पॉसिबिलिटी भी होगी। जैसे आई, मे आई कम इन,
और अगर विश है आई गेट रिच, ठीक है, जैसे कि मैं अमीर बन जाऊं, मैं विश कर, यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि आपकी आयु लंबी हो, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। ब्लेसिंग है, विश इसमें है, मे आई गेट रिच, ब्लेसिंग इसमें दी गई है, माइट, माइट है मे का पास फॉर्म, सेम ही रहेगा, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग्स, एबिलिटी, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कोई काम हमने करना है, जैसे आई माइट गो देयर, कि शायद मैं वहां जाऊं, शायद ही, आई माइट गो देयर। इसमें इसमें जाना भी चाहता है पर्सन, लेकिन वो पॉसिबिलिटी में थोड़ा सा कंफ्यूज है, शायद ही मैं वहां जाऊं, ठीक है, शायद ही, वो जाना भी चाहता है, मैं हो सकता है जाऊं, हो सकता ना जाऊं। आई माइट लर्न इंग्लिश, मैं शायद ही इंग्लिश पढ़ूं। एक है मस्ट, मस्ट में हमें बताया जाता है कि ड्यूटी होगी या ऑब्लिगेशन होगा। ऑब्लिगेशन क्या होता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, जैसे वन मस्ट रिस्पेक्ट, कि किसी को भी अपने पेरेंट्स की, सभी को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे पुलिस मस्ट द सिटीजन्स, समझ रहे हो, यहाँ पे पुलिस को उनकी ड्यूटी याद दिलाई जा रही है। द पुलिस मस्ट प्रोटेक्ट द सिटीजन्स, नागरिकों की उन्हें रक्षा करनी ही चाहिए, ड्यूटी जताई जा रही है, ऑब्लिगेशन बताई जा रहा है। स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी, मस्ट में क्या बताया जाएगा, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, जो काम हमें मस्ट करना है, जरूर करना है, ठीक है। जैसे आई मस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, मुझे जरूर जरूर करना है ये काम, तो उस केस में मस्ट यूज होता है। आउट टू का सीधा सीधा सा मतलब समझ लो कि चाहिए, ये भी ऑब्लिगेशन ही है एक तरह की, ऑब्लिगेशन ही बताएगा, किसी की कोई ड्यूटी है उसकी ऑब्लिगेशन है। जैसे चिल्ड्रन आउट टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, जैसे चिल्ड्रन, बच्चों को अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, या स्टूडेंट्स को टीचर की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, या किसी मिलिट्री ऑफिसर को अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या मैं तुम्हें बोलता हूँ यू आर आउट टू रिस्पेक्ट मी, ऐसे बात करते हैं, ठीक है, तो इस केस में ये आउट टू वर्ड यूज होता है। तो नेक्स्ट विल, विल विल का बेसिक यूज आपने देख ही लिया होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है, जिसमें आगे की आता है, विल शेल लगाते हैं ना वहां पे। वैसे तो विल यूज होता है किसके साथ यूज होता है, कोई काम फ्यूचर में करना होगा तो उसके लिए विल यूज होता है। सो या तो परमिशन के लिए भी कभी कभी यूज हो जाता है, लेकिन अगर हम इसे लगाएंगे ही शी इट के साथ, या नेम के साथ, या कोई सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है ना, तो इस केस में तो ये नॉर्मल टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है यूज, है ना, टेंस में होता है यूज। जैसे ही विल गो टू द स्कूल, ही विल गो टू द स्कूल, ही विल गो टू द स्कूल, या शी विल गो टू द स्कूल, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनते हैं किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन अगर हम आई और वी के साथ विल लगा दें ना, यू के साथ भी लगता है विल, वैसे यू विल, ओके, सो इन सभी के साथ तो विल लगता ही है, लेकिन अगर हमने आई और वी के साथ विल लगा दिया, दैट मीन्स कोई काम करूंगा लेकिन डेफिनेटली करूंगा, डेफिनेटली, डेफिनेटली काम, किसी काम को मैं मस्ट करूंगा, जरूर करूंगा, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट, वी विल स्टडी, वी विल वर्क हार्ड,
तो उन केसेस में ये विल के साथ भी ऐड हो जाता है, बी के साथ आई और वी के साथ यूज हो जाता है, लेकिन ये गलत नहीं होता है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में तो वैसे भी सभी के साथ विल ही लगता है। वुड, विल के बाद आ गया वुड, इससे पास्ट, पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। ठीक है, ये आदतों के बारे में बताता है, हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स, बीते हुए समय की कोई हैबिट्स। ये पास्ट फॉर्म भी है विल का। आई वुड वेक अप एट 5 o'clock, मैं उठता था। तो डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज होता है विल, अगर हम आई और वी के साथ लगाते हैं, और जो वुड है उसी का ही पास्ट फॉर्म है, और हैबिट्स के बारे में बताता है जो पास्ट की हैबिट होती हैं। अगर हमने पोलाइट रिक्वेस्ट भी करनी है उस केस में भी हम वुड का यूज कर लेते हैं, जैसे कि वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, क्या तुम क्या खाना चाहोगे, या तुम क्या खाना पसंद करोगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी इन द स्टडीज, क्या तुम कृपा करके मेरी मदद करोगे पढ़ाई में। तो नेक्स्ट चलते हैं शैल। शैल जो है नॉर्मली आई वी या दे के साथ यूज होता है। आई शैल लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी, या मैं इंग्लिश सीखूंगा। और परमिशन के लिए भी यूज होता है, वो किस प्रकार से करेंगे, शैल वी गो, शैल वी गो, तो हमें चलना चाहिए या हम चलें, तो इस केस में शैल वी गो लगा के भी यूज कर लेते हैं, तो दैट इज फॉर ए परमिशन पर्पस। और शैल किस तरीके से यूज होता है, शैल आई आंसर द कॉल, क्या मैं कॉल आंसर करूं या मुझे कॉल आंसर करना चाहिए। तो ये एक परमिशन के तौर पे यूज हो रहा है मॉडल वर्ब। गेट आउट ऑफ द क्लास, अब ही के साथ हम शैल यूज करते हैं उस केस में जब हम ऑर्डर दे रहे हों या कोई काम मस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो ही के साथ नॉर्मली विल लगता है, लेकिन ही के साथ शैल भी यूज हो जाता है एज ए मॉडल वर्ब। टू ऑर्डर और आस्क टू डू मस्ट, इफ यू हैव टू डू मस्ट, सो ही शैल गेट आउट ऑफ द क्लास। कभी कभी जो काम कोई मस्ट करता है उस केस में भी यूज हो जाता है ही के साथ शैल, या कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसे कोई टीचर बोल दे कि तुम क्लास से बाहर निकल जाओ, सो यू ही शैल, कि वह क्लास से बाहर चला जाए, ही शैल गेट आउट ऑफ द क्लास। दूसरा है ही शैल स्टडी हार्ड, ही शैल स्टडी हार्ड मतलब उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत ही परिश्रम के साथ। जो शुड है वो नेक्स्ट पार्ट है इसी का, वो शैल का ही एक पास्ट फॉर्म है, लेकिन कई जगह पे यूज होता है वो चाहिए के रूप में भी हो जाता है, तो ये फ्यूचर का ही पास्ट रूप है। ऑब्लिगेशन जो चाहिए उस केस में भी यूज हो जाता है शुड कभी कभी, जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। नेक्स्ट इज वी शुड प्रैक्टिस हार्ड टू गेट सिलेक्टेड इन द टीम, तो टीम में सिलेक्ट होने के लिए हमें कड़ा परिश्रम करना चाहिए।
यूज टू बताता है कोई पास्ट में हैबिट्स हो, जैसे जैसे मैं कॉलेज जाया करता था लेकिन अब नहीं जाता। जब मैं नहीं वेंट नहीं आएगा, यूज टू आएगा। जैसे मैं जिम जाया करता था, आई यूज टू गो टू द जिम। कोई ऐसा काम जो मैं पहले किया करता लेकिन अब नहीं करता, आई यूज टू गो टू जिम। मैं जिम जाया करता था लेकिन अब नहीं करता वो काम, तो उस केस में यूज टू यूज होगा आपका। ये आ जाएगा बीच में, गो के बीच में, ठीक है, यूज टू। या आई यूज टू वर्क इन चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ में काम किया करता, आई यूज टू वर्क इन चंडीगढ़। आई यूज टू वर्क इन चंडीगढ़। यहाँ पे कोई काम डेफिनेटली करना है या फिर किसी चीज की आपको अर्जेंट नीड है, नेसेसिटी है ना, अर्जेंट आई नीड टू मीट हर। कोई लड़की का नाम है ना, कुछ भी, मैं उसको जरूर मिलना चाहता हूँ। आई नीड टू स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम। मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए जरूर पढ़ना है, अवश्य। तो डेयर मतलब सीधा सीधा है कि साहस करना है ना, लास्ट वाला हमारा डेयर टू। ही डेयर टू आस्क हर, he dared to ask her। इसका क्या मतलब है, he dared to ask her out, उसने साहस किया लड़की को बाहर लेके जाने का। ask her out होता है किसी को खाने पे लेके जाना, बाहर लेके जाना, डेट पे लेके जाना। I dare you to for a fight, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गए हमारे मॉडल्स भी खत्म। सो गाइज, आज आपने ये वीडियो देखा वर्ब के बारे में। वर्ब को हमने काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स में शूट किया था एक्चुअली, लेकिन अभी वीडियो कंपाइल करके डाला है, तो एक वीडियो बना के डाला है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, आपको स्क्रॉल ना करना पड़े अनदर वीडियोज़ में। तो पूरे वर्ब के बारे में डीपली सारा इन्फॉर्मेशन बताई गई है कम्प्लीटली, फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब टू मेन वर्ब एंड उसके टाइप्स। I hope you guys like the video, and if you guys like the information, please subscribe the channel and share कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी।